आज दिनांक 12/2/2022 को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से भारतीय संविधान की विशेषता में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में ये भारतीय संविधान की विशेषता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में यह एक विशेषता है भारतीय संविधान की। इसके विषय में आज मैं आपको भारतीय संविधान की विशेषता को बताते हुए आज इसी पर लेक्चर होंगे और इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो जो श्रोता हैं, जो पढ़ने वाले हैं और जो लिखने वाले हैं, जो हर दृष्टिकोण से इसमें रुचि लेते हैं, उन लोगों का मेरे तरफ से स्वागत है। आइए चलते हैं। आज भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, उसके विषय में आइए आज हम लोग तथ्यों के विषय में जानकारी जो है अर्जित करते हैं। तो इसमें यह है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। 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 इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। चौथे भाग में किया गया है। इनका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इन्हें मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की विशेषता है, पहचान है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि एक अनूठी भारतीय संविधान की विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 भाग है ये नीति निर्देशक सिद्धांत का सामाजिक। दूसरा है गांधीवादी। तीसरा है उदार बौद्धिक। तो आपको हम यही बताना चाहते हैं भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में। जब हम आगे पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, तो इसमें बहुत बृहद रूप से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये विशेषता के रूप में केवल पढ़ रहे हैं तो बहुत संक्षेप में इसको जानना जरूरी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य अपनी नीतियां बनाएगा, उसके लिए संविधान के चौथे भाग में सिद्धांत दिए गए हैं। उसी सिद्धांत के आधार पर राजनीतियां बनाएगा। अभी जितने राज्यों के सीएम हैं और भारत के पीएम हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को ही नजर में रखते हुए नीतियां बनाते हैं विधायिका में। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान की पहचान कहा गया है। और इसके रूप में आप जानिए तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इस पर राज्य के जो अगुआ है, प्रधान है, वह इसको ध्यान में रखते हुए ही राज्य को चलाने के लिए नीतियां बनाएंगे। इन नीतियों को
तीन वर्गों में बांटा गया है, एक सामाजिक है, एक गांधीवादी है, एक उदार बौद्धिक है। कहने का तात्पर्य ये कि समाज को देखते हुए ऐसी नीतियां बनाएंगे जो निर्देश दिए गए हैं। किसमें निर्देश दिए गए हैं? संविधान में निर्देश दिए गए हैं। गांधीवाद, गांधी के जो कुछ प्रिंसिपल हैं उसको भी निर्देशक सिद्धांत में रखे गए हैं, उसी को ध्यान में रख के राजनीतियां बनाएंगे। उदार जो है बौद्धिक, उदार लेबरलिस्टिक जो है विजडम, इसमें व्यक्तियों के हित के लिए जो है बहुत सारी नीतियों के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं, और उसी निर्देश के आलोक में राज्य अपनी नीतियां बनाएंगे। इसीलिए संविधान की इस विशेषता का नाम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। और बढ़िया से समझ लीजिए, राज्य जो विधायिका में, सरकार जो विधायिका में, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार जो भी राज्य के लिए कानून बनाएंगे, उनके लिए कानून के पृष्ठभूमि प्लेटफॉर्म निर्देश दे दिए गए हैं। किसमें दे दिए गए हैं? संविधान में। उस संविधान में, मतलब इस भारत के संविधान में तीन तरह के निर्देश दिए गए हैं। समाज के दृष्टिकोण, समाज को देखते हुए क्या नीतियां बनाएंगे, गांधी के विचारों को देखते हुए क्या नीतियां बनाएंगे, उदार लिबरलिज्म और विजडम को देखते हुए क्या नीतियां बनाएंगे। तो यह तीन तरह से बांट दिया गया है। यह भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कहना है। आइए हम चलते हैं कि अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है इसकी विशेषता के रूप में। तो आगे कुछ और तथ्य हैं, इसके विषय में जानिए। नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत का कार्य सामाजिक, का कार्य जो है, का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया। बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनका उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्लियर? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वह सिद्धांत है जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में बताया है। अपना जो विचार दिया है कि भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इसका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इनको मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा गया है, एक सामाजिक भाग, एक गांधीवादी भाग, एक उदार बौद्धिक भाग। तो ये तीन वर्गों पर काम करता है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत का कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, समाज में कोई भी कार्य हो वह कार्य जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के लिए जनता द्वारा सामाजिक कार्य होना चाहिए। आर्थिक लोकतंत्र, भारत में जो इकोनॉमिकल जो है कार्य हो, व्यवस्था हो, वो अर्थ जनता का हो, जनता के लिए हो, और आर्थिक कार्य जनता के द्वारा हो। यह आर्थिक लोकतंत्र है। सामाजिक, समाज के कार्य जनता के लिए और जनता द्वारा सामाजिक कार्य हो। आर्थिक लोकतंत्र,
अर्थ की जितनी क्रियाएं हो जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित हो, किसी बाहरी विदेशी के द्वारा नहीं हो। इसी पर जोर देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। इसी पर सरकारों को अपना काम करना चाहिए। लेकिन सरकारें जो भारत में आ रही हैं, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को कुछ ओवरलेप करके चलती हैं, जिससे अपने देश का विकास होने में कठिनाई होती है। लड़ाई भी यही चल रही है कि राजनीतिक लोकतंत्र की अभी पूरी स्थापना नहीं है, लेकिन जो है इतना छूट है कि वोट दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, सत्ता में भागीदारी ले सकते हैं। लेकिन जब तक समाज में लोकतंत्र स्थापित, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा, तो जो है आपको राजनीतिक स्वतंत्रता शून्य के बराबर होगी। इसीलिए राज्य के नीति बनाने में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है और उसको बढ़ावा देना है। इसलिए कि यह भारत में एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो जाए। इसलिए यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मौलिक उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसी को सामने रख करके केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकारें को काम करने का ये निर्देश देते हैं। लेकिन जब सरकार इसके विरुद्ध काम करती है तो सरकार के खिलाफ आवाज आ रहे हैं। आप लोगों को अभी दिखाई दे रहा है कि सरकारों के खिलाफ आवाज आ रहे हैं कि सरकार जनता के हित के लिए काम नहीं कर रही है, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र को उठा के फेंक दिया है। आइए आगे चलते हैं इसकी विशेषता के रूप में और क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कुछ तथ्य। आइए आगे चलते बताते हैं आपको। तो जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की विशेषता के रूप में मैंने आपको बता दिया कि मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 गांधीवादी, नंबर 3 उदार और बौद्धिक। मौलिक अधिकारों की तरह हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं। ये सिद्धांत मौलिक हैं और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय
इन सिद्धांतों को अपनाए, इन सिद्धांतों को अपनाए, इन सिद्धांतों को अपनाए। किन सिद्धांतों को अपनाए? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र को नजरअंदाज नहीं करे। जैसे अभी जो बिल आया था किसान बिल, तो जनता के विरुद्ध में था, तो जनता उसका बाइकाट कर दी, तो सरकार को, केंद्रीय सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। तो क्या था? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के ही खिलाफ नीतियां बनी थी। लोकतंत्र की स्थापना को हटाया जा रहा था, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को हटाया जा रहा था। तो समाज के तरफ से विरोध आया, तो उसमें 500-700 लोगों की जाने गई। साथ ही साथ इसका कारण यही था कि राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत है उसके खिलाफ सरकार काम कर रही थी, इसलिए सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। इसलिए सिद्धांत संविधान की विशेषता के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं, कुछ तथ्य और हैं। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। इसलिए लागू करना, इसलिए इन्हें लागू करना सरकारों के लिए यह एक नैतिक कर्तव्य है। यह एक नैतिक कर्तव्य है। यह एक नैतिक कर्तव्य है। किंतु इनकी पृष्ठभूमि में किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है। वास्तविक शक्ति राजनैतिक है। वास्तविक शक्ति राजनैतिक है, अर्थात जनमत, जनमत उसे कहते हैं किसी भी अच्छे कानून पर जनता की सहमति ही, पूर्ण रूप से सहमति ही जनमत कही जाती है। किसी भी कानून बनाने में जनता की पूर्ण रूप से सहयोगिता, सहभागिता, सहमति ही जनमत है। अगर जनता का मत सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के विरुद्ध है, जनता बाइकाट कर देती है। अभी वर्तमान समय में किसान विरोधी बिल पार्लियामेंट से पास होकर के जब पटल पर आया, जनता बाइकाट कर दी। फिर सरकार को, संसद को इतनी सर्वशक्ति है, फिर भी उसको वापस करना पड़ा। इसलिए जनमत में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति संसद में भी नहीं है। यानी संसद का निर्माण इसी जनमत से होता है। तो जनता के मत के विरुद्ध आप काम करिएगा, यानी कोई भी सरकार काम करेगी भारत में, तो वह सरकार को बहुत कठोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत इस बात की गारंटी देते हैं सरकारों को, आप नीतियां बनाइए, लेकिन ये नीति जो सिद्धांत दिए गए हैं संविधान के द्वारा उसके खिलाफ नहीं। जैसे समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और उदारवादी और बौद्धिक लोकतंत्र की स्थापना के विरुद्ध आप जाइएगा तो आपका विरोध होगा और आपका कानून को जनता एक्सेप्ट
नहीं करेगी, क्योंकि संसद से पास बिल को संसद ही वापस की। यह इसका जीता जागता उदाहरण है। आइए आपको एक केस के विषय में हम बताते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वह सिद्धांत है जिस सिद्धांत में संविधान या शक्तियां देता है केंद्र की सरकार वैसा या राज्य की सरकार ऐसा कानून बनाए जो सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और उदारवादी और बौद्धिकता के आधार पर कानून बनाएगी और तब जनता के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। जनता को महसूस होगा कि नहीं यह सामाजिक, आर्थिक, उदारवादी और बुद्धि से जो है मेल खाता है, तो जनता उसे स्वीकार करेगी, और नहीं अगर उसके विरुद्ध है तो जनता बाइकाट करेगी। इसीलिए सरकारों को बाध्य होकर के, चाहे किसी की भी सरकार हो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाती है। इसलिए भारतीय संविधान की एक विशेषता है। आइए आगे चलते हैं। इस नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में जो है एक महत्वपूर्ण बात है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आपको आईएएस की परीक्षा में यह सवाल पूछे जाते हैं, या किसी भी परीक्षा में यह सवाल पूछे जाते हैं। यह क्या है कि मिनर्वा मिल्स मामले, मिनर्वा मिल्स मामले, मिनर्वा मिल्स मामले, मिनर्वा मिल्स मामला है, मामले मिनर्वा मिल्स मामले 1980 का यह मामला है। 1980 में एक मिनर्वा मिल्स का मामला आया। यह सीधे मौलिक अधिकार से संबंधित था। मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव, भारतीय संविधान की नींव, भारतीय संविधान की नींव, भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों, नीति निर्देशक सिद्धांतों, नीति निर्देशक सिद्धांतों, नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है, कि संतुलन पर रखी गई है, कि संतुलन पर रखी गई है, कि संतुलन पर रखी गई है। इस केस को याद रखिएगा। पूछेगा मिनर्वा मिल्स मामला किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, केवल जो है मूल अधिकार से संबंधित है, केवल नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के संतुलन से संबंधित है। तो यह सवाल आप जरूर अपने जेहन में रखिएगा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत बैलेंस पर चलेगा, संविधान बचेगा। अगर दोनों बैलेंस पर नहीं चलेगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए मिनर्वा मिल्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, मिनर्वा मिल्स मामला किससे संबंधित है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ये मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर भारतीय संविधान की नींव रखी गई है।
यानी अगर इसमें से कोई एक ईंटा खसका लेता है तो भारतीय संविधान धाराशायी हो जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के संतुलन को असंतुलन की स्थिति में नहीं लाने का अधिकार भारतीय संविधान देता है, और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय भी देता है। इसलिए मिनर्वा मिल्स मामला याद कर लीजिएगा, यह मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित संतुलन पर जो है बनाए रखने पर बल देने का निर्णय देता है। तो आज हम यही तक भारतीय संविधान की विशेषता को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, और इसको आप अच्छी तरह से जान गए कि मिनर्वा मिल्स मामला किससे संबंधित है। यह सवाल अगर इससे पूछेगा तो समाजवादी लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, उदारवादी और बौद्धिक लोकतंत्र की स्थापना की इजाजत देता है, और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का इजाजत देता है, और मौलिक अधिकार और नीति सिद्धांतों के संतुलन पर यह मिनर्वा मिल्स जो है अपना फैसला प्राप्त करता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आज हम अपना वीडियो भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर चर्चा किए। आप इसको याद रखिएगा। इस मुकाम पर जाने के लिए इसमें से जरूर सवाल आते हैं, इंटरव्यू में भी आते हैं। जब आप आईएएस बन के किसी जो है विभाग के डायरेक्टर बनिएगा तो आप मंत्रियों को सलाह दीजिएगा कि मंत्री जी, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के विरुद्ध में आप कोई कानून मत पेश करिएगा विधानसभा में या लोकसभा में, क्योंकि इसी पर संविधान टिका हुआ है। तो इसलिए आपको पढ़ने के लिए, इसीलिए संविधान को पढ़ने के लिए राज्य व्यवस्था आपके सिलेबस में रखा गया है। तो इसको पढ़े रहिएगा। अच्छे आईएएस के रूप में इसे इम्प्लीमेंटेशन कराने का मंत्रियों को सजेशन दीजिएगा, प्रधानमंत्रियों को सजेशन दीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का चीफ सेक्रेटरी भी तो आईएएस होता है और सीएम का चीफ सेक्रेटरी भी आईएएस होता है। जब इसको पढ़े रहिएगा तो उन लोगों को जो जानकारी नहीं है संविधान की, उनको ये बताइएगा, ये आपका परम दायित्व है। जो एक होता है प्रतिबद्ध नौकरशाही, उस नौकरशाह बन करके उन नेताओं के साथ रह के सट के ये राय दीजिएगा। तो मेरा वीडियो आज यही समाप्त होता है, और कल मैं आपको फोकस दूंगा कि मौलिक कर्तव्य भी भारतीय संविधान की विशेषता है। वो मैं मौलिक कर्तव्य के विषय में आपको कल बताऊंगा, लेकिन आपसे 4 सवाल इसमें से सेट किए जा सकते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भारत के संविधान का कौन सा भाग देता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। समाज में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कौन देता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करने का सिद्धांत देता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। उदार और बौद्धिकता क्या की व्यवस्था करने का कौन देता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। मिनर्वा मिल्स किस बात से संबंधित है? मिनर्वा मिल्स मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर जो अपना फैसला सुनाता है। इस तरह के 4-5 सवाल हैं, और यह जो है सवाल आपको इम्पोर्टेंट है किसी भी परीक्षा में, कि कोई भी एग्जाम राज्य व्यवस्था से उठा के पूछ देगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आपको भारतीय संविधान की विशेषता के लेवल पे राज्य के नीति सिद्धांत को बता दिया। वैसे अगले जो टॉपिक आएंगे प्रिंसिपल डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी वाला, तो मैं अलग से स्पेशल पढ़ाऊंगा, लेकिन ये विशेषता जानिए तभी उसको पढ़ने में मजा आएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। पाठकों को मेरे तरफ से धन्यवाद।